जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि प्रकाश का परावर्तन से है। जी हाँ, यह फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए बिना देर के हुए आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो आपतित होने पर कैसा परावर्तन होता है? नियमित या अनियमित, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियमित परावर्तन होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर का। जी हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्नों का सेट है ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दूसरा प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। अगर हम समतल दर्पण में लेटर पी को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए है आर की तरह, ओ के जैसा, या क्यू के जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम दर्पण में जब पी को देखेंगे तो वो क्यू की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि प्रकाश क्या है। जी हाँ, प्रकाश हम लोग देखते हैं, ये प्रकाश क्या है? ऑप्शन है कि कणों का प्रवाह है, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, या तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। जी हाँ, प्रकाश जो है आँखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? जी हाँ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। जी हाँ, समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी होंगे और सीधा होंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? या समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब। जी हाँ, आभासी होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। जी हाँ, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है, किसमें है? सूर्य ग्रहण में, या चंद्र ग्रहण में, या तारों के चमकने में, या ए और बी दोनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में। जी हाँ, सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी। नेक्स्ट है ये 7 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 7 नंबर का प्रश्न है कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। जी हाँ, प्रकाश की किरण कैसी गमन करेगी तब किसी वस्तु का छाया बन सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करेगी तभी वह जो किसी भी वस्तु का छाया बन सकता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो प्रकाश स्रोत में अगर हरा रंग का छड़ी अगर रखेंगे तो वो कैसा प्रतीत होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली रंग की प्रतीत होगी। तो छाया किसी भी रंग का हो, वस्तु किसी भी रंग का हो, उसका छाया जो बनता है दोस्तों वह काला रंग का ही बनता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। जब किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने अगर कोई रुकावट रख देंगे तो क्या बनती है? ऑप्शन है छाया, उपछाया, कुछ भी नहीं है, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जी हाँ, छाया भी बनता है और उपछाया भी बनता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। जब प्रकाश स्रोत के सामने अगर एक गेंद को रख देंगे तो उसका छाया कैसा बनता है? ऑप्शन है ठोस गोल,
वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या चौकोर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वृत्ताकार। जी हाँ, जब गेंद को रखेंगे तो उसका छाया जो है वृत्ताकार बनेगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर का, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का। जी हाँ, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, ए बी सी तीनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और सी तीनों। जी हाँ, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म भी करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकिरण ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश को गमन करने के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, प्रकाश गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि ध्वनि के गति के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम से ही ध्वनि गति करती है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुत छोटा। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है? ऑप्शन है प्रकाश का एक बिंदु पथ है, किरण का एक बिंदु पथ है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का बिंदु पथ। जी हाँ, प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश का बिंदु पथ है। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 20 नंबर का, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। जी हाँ, किसी उच्च कोटि की पॉलिश से अगर पॉलिश कर दिया जाए दर्पण को तो उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। कितने प्रकाश को परावर्तित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण रूप से। जी हाँ, प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट है 21 नंबर का। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारभाषक। जी हाँ, पारभाषक कहते हैं, क्योंकि पारदर्शक कहते हैं जिससे पूरी प्रकाश बाहर हो जाए, पूरी प्रकाश आर पार हो जाए, उसको पारदर्शक कहते हैं, और जिससे प्रकाश आवागमन ना करे उसे अपारदर्शक कहते हैं। पारभाषक कहते हैं कि जिससे आधा प्रकाश बाहर जाए, आधा नहीं जा सके, उसको पारभाषक कहते हैं। और तेल लगा हुआ कागज जो है वो पारभाषक होता है, क्योंकि उसका कुछ ही प्रकाश का किरण उससे आगे निकल पाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों में से कुछ नहीं माना गया। जी हाँ, तरंग भी नहीं माना गया और कण भी नहीं माना गया। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर
ये उपर्युक्त दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? ऑप्शन है अपसरित प्रकाश पुंज, संसरित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज या सभी उत्तर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समांतर प्रकाश पुंज। नेक्स्ट है 24 नंबर का, कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। जी हाँ, प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। जी हाँ, 2 नियम है, जिसमें पहला कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जी हाँ, देखिए वो नियम जो कहता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है और ये अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है, यह पहला नियम कहता है। दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। जी हाँ, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। किससे समांतर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण से समांतर हो जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, 27 में कहा गया है कि F बराबर R/2 सत्य है। वो किसके लिए सत्य है? अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या इन दोनों में या समतल दर्पण में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। जी हाँ, F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2 ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सत्य है। F है फोकस दूरी, R है वक्रता की त्रिज्या। तो वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। जी हाँ, आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। जी हाँ, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहने पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा बिंब से बड़ा और आभासी होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? जी हाँ, कोई दर्पण है, ये दर्पण है और इसकी जो चौड़ाई है इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उसे द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का। जी हाँ, 30 में ये फिगर दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा किरण आरेख सही नहीं है। जी हाँ, इस प्रकार से किरण आरेख है और इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिए है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कोण बन रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो यहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री, जबकि दोनों में कोण बराबर होना चाहिए, इसलिए ये सही नहीं है। और यहाँ बी जो है ये भी सही नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। यहाँ सी जो है यह सही, देखिए यहाँ पर, यहाँ से किरण जो गई है तो आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों 30-30 डिग्री का है, तो ये सही आरेख खींचा गया है, जबकि ए और बी दोनों सही आरेख नहीं है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि 31 नंबर का प्रश्न है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में
किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वह होता है धनात्मक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो कैसी ली जाती है? धनात्मक या ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक दूरी ली जाती है। नेक्स्ट है 34 नंबर का। 34 में प्रश्न दिया गया है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन ए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, कि दर्पण और पर्दा के बीच कितनी दूरी है। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवर्धन धनात्मक होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर का। 36 नंबर में दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h डैश है और वस्तु के आकार h हो। तो आवर्धन m का मान क्या होगा? तो दोस्तों आवर्धन m का मान होगा ऑप्शन ए, h डैश बटा h। नेक्स्ट है 37 नंबर का, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? यानी पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का। जी हाँ, गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो जब दाढ़ी हम लोग बनाते हैं तो गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है तो वो चेहरा अंदर चेहरा को रखने पर ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समतल और उत्तल। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह उल्टा होता है। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। जी हाँ, अवतल दर्पण से ही प्रयोग करके दाढ़ी बनाया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से कितना होगा? जी हाँ, दर्पण से कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
20 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी को F कहते हैं और F बराबर होता है R/2 और यहाँ वक्रता की त्रिज्या 40 है तो 40/2 करेंगे, ये 20 से कटेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिलंब रहता है। जी हाँ, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होगा। जी हाँ, जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तब उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दोनों अवतल रहेगा, दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल। नेक्स्ट है 48 नंबर का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उसे फोकस कहते हैं। जी हाँ, फिर से देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जी हाँ, कौन सा दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का। जी हाँ, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। जी हाँ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है तो इसे F बराबर R/2 कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी, आधी हो जाती है। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जी हाँ, कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। जी हाँ, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। जी हाँ, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है 54 नंबर का I बराबर R नहीं लागू होता है। I बराबर R कहाँ लागू नहीं होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी में भी नहीं। जी हाँ, समतल दर्पण में भी नहीं, अवतल में भी नहीं और उत्तल में भी नहीं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जब टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो उससे किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, संश्रित प्रकाश पुंज। जी हाँ, संश्रित प्रकाश पुंज हम लोगों को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है तो डी का मान क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 57 नंबर का। जी हाँ, 57 नंबर का प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। जी हाँ, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह दर्पण या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है।
नेक्स्ट है 58 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। जी हाँ, कार की अग्रदीप, आगे वाला जो बत्ती होता है, लाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या समतल या उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। जी हाँ, कार का अग्रदीप जो होता है, आगे का जो लाइट होता है, वह अवतल दर्पण होता है। तो दोस्तों ये था आज का फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सेट। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।